नमस्कार साथियों। असम में पहले चरण का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। उनके चेहरे का भय और असम की बहादुर और जागरूक जनता के द्वारा अपर असम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर असम के भाजपाई मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और सब भयभीत हैं। और इस घबराई हुई, लड़खड़ाई हुई और छटपटाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने आज वो किया जो शायद इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। असम के हर समाचार पत्र का पहला पन्ना उन्होंने इश्तहार के तौर पर खरीद लिया और मैं आपको भेज रहा हूं, पर ये असम ट्रिब्यून का पहला पन्ना आपको दिखा रहा हूं। ये अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार है। पहले चरण का अपर असम का चुनाव हारने के बाद वो बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बता रहे हैं बाकी के असम में जहां चुनाव होने वाला है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे। और ये एक अखबार में नहीं, ये असम के हर अखबार का पहला पन्ना है आज का। अगर आप देखेंगे तो हर अखबार में ऊपरी असम में भाजपा की जीत है वगैरह वगैरह। और ये जो आपको लगता है ये खबर है, ये खबर नहीं, भाजपा का इश्तिहार है। ये सीधे सीधे एक हारी हुई, बौखलाई हुई, छटपटाई हुई और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व जो है, उनके द्वारा ये एक अपराध किया गया है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा 26 मार्च 2021 को ये पत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये पत्र जारी करके हिदायत दी है कि अगर कोई भी दल या कोई भी पत्र या कोई भी चैनल या कोई भी राजनेता किसी प्रकार से भी अगर ये कोशिश करेगा दिखाने की कि नतीजे या नतीजों का परिणाम अमुक तरह का है या किसी राजनीतिक दल के हक में है, तो सीधे सीधे उसका परिणाम क्या होगा, उस पर 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एक अपराध है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है। और इसीलिए आज छुट्टी के दिन हमने भारत के चुनाव आयोग को तकलीफ दी, उन्हें बाकायदा ये ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के असम के जो भारतीय जनता पार्टी के असम के अध्यक्ष है रंजीत कुमार दास जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अवहेलना की, जिसकी कम से कम सजा 2 साल है। इसके साथ साथ हमने ये भी उन्हें कहा है कि सब अखबार को, पत्रिकाओं को, पत्रों को और सभी चैनल्स को यह हिदायत दी जाए कि भाजपा ये जो अपराध कर रही है, इस अपराध में बिल्कुल भागीदार ना बने। ये पाप है, पाप के भागीदार ना बने। खास तौर से आज होलिका दहन का समय है, आज बुराई को दहन करने का समय है। इस ऐसे में जो बुराई के सूत्रधार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका साथ ना दें। और इश्तहार जो है, आपको पता है कि एक एमसी एक कमेटी होती है जिसमें अप्रूवल होता है। इसका मतलब वो कमेटी भी भाजपा के साथ मिलकर इस अपराध की भागीदार है, उनको भी दंडित किया जाए। और चुनाव की शुचिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इसे सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण कदम उठाए जाएं। चुनाव आयोग ने, हालांकि आज छुट्टी थी, हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असम से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी है। मुझे ये भी बताया गया है, जो अभी कंफर्म होना बाकी है, कि सब समाचार पत्रों को भी असम में हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के कानून के उल्लंघन से पहले
बाकायदा चुनाव आयोग से अनुमति हो। हमें उम्मीद है कि कल चुनाव आयोग, हालांकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त आज सफर कर रहे हैं, कल वो हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलेंगे और हम कल उन्हें फिर ये कहेंगे कि फौरन एफआईआर दर्ज हो, सर्बानंद सोनोवाल जी के खिलाफ कार्रवाई हो, जेपी नड्डा और रंजीत दास जी के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Indian National Congress has today submitted a memorandum to Election Commission of India demanding registration of an FIR for violation of Section 126A of Representation of People's Act against Assam Chief Minister Shri Sarbanand Sonowal, against BJP National President Shri JP Nadda, against BJP Assam President Shri Ranjit Das, and against other officials. The provocation is a gross violation today in all the Assam papers. A front page advertisement given in shape of a news by the BJP after the conclusion of the first phase of polling in Upper Assam that they are winning all the seats. The truth is, BJP stands decimated, whether it is tea workers, whether it is the original Assamese people, whether it is the other inhabitants of Assam. They have decisively rejected Bharatiya Janata Party. Perturbed by it, they are trying to now deceive as also use such deceptive advertisements to dupe and deceive the voters in the forthcoming phases. Election Commission of India itself has given categorical direction as early as on 26 March 2021, saying that if anybody tries to project results of the election between 27th March to 29th April 2021, then it will be a crime under Section 126A. And therefore, we have asked the Election Commission to act. Today is a holiday. Still, Election Commission has taken note of our memorandum, sought explanations from Chief Electoral Officer in Assam. We will be meeting the delegation. Our delegation will meet the Election Commissioner and the CEC tomorrow. We will demand, and through this representation we have demanded, that an FIR be lodged against Sarbanand Sonowal ji, JP Nadda ji, Ranjit Das ji and other BJP officers. Sir, how do you think this is damaging? Today, the Home Minister Amit Shah also claimed that there's going to be huge victory margins, whether it's West Bengal or Assam. A frustrated Home Minister Shri Amit Shah, who stands rejected and people are not coming for his public meetings, is now resorting to fake claims, which is his characteristic style. Will Shri Amit Shah tell how many BJP candidates refused to even take BJP tickets in West Bengal? They gave tickets to people who are not members of the BJP. They ended up saying, we don't want your tickets. Will Mr. Amit Shah tell how many parties who were part of the alliance of BJP in Assam have walked out of that alliance? The reason is simple. People of Assam or West Bengal are completely fed up with the divisive, with the pernicious character of the Bharatiya Janata Party, and they want it decimated and rejected and thrown out. The way inflation, runaway inflation has hit the life of the people, the way BJP has broken its promises in Assam, the way T-tribe people have been discriminated against, the way the entire CAA has become a divisive tool to spread hatred rather than offer citizenship, has exposed the character of the BJP, and Shri Amit Shah, frustrated by decisive rejection, is now resorting to fake claims through television channels. श्री अमित शाह पूरी तरह से घबरा गए हैं और एक बरगलाए हुए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह अब घबराकर वो पूरे देश को भ्रम की स्थिति में डालना चाहते हैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से। क्या अमित शाह जी बताएंगे कि कितने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हैं बंगाल में जिन्होंने बीजेपी की टिकट लेने से ही इनकार कर दिया? जो लोग बीजेपी के मेंबर ही नहीं है, अमित शाह जी ने उन्हें टिकट दे दी, उन्होंने कहा हम तो मेंबर ही नहीं है भैया, अपनी टिकट वापस ले जाइए। असम में 5 साल में जिस प्रकार से हर वादे को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा,
उसकी वजह से अपर असम हो या लोअर असम हो, वो SC ST के हमारे साथी हों या अल्पसंख्यक या सामान्य वर्गों के हमारे साथी हों, सबने एक निश्चित तौर से भाजपा को खारिज करने का मन बना रखा है। और पहले चरण के अपर असम के चुनाव के बाद भाजपा को हार अपने चेहरे पर लिखी नजर आ रही है। उसको छुपाने के लिए अब श्री अमित शाह जी बरगलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं, पर इनसे कुछ हल नहीं होने वाला। धन्यवाद। So there's an important development Yes. as far as Maharashtra government, Maha Aghadi government is concerned. The meeting of the Union Home Minister Amit Shah with Sharad Pawar and Praful Patel. How are you seeing that? Both sides have not denied it, but do you think this is eventually going to lead to pulling out of the NCP by, from the government? You know, we've heard these speculations for years, many years now. Actually, since the inception of the Maha Aghadi government, comprising of Congress, Shiv Sena, and NCP, we've been hearing these speculations. But can I say these are mere speculations and deserve to be rejected? जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सांझी सरकार बनी है, तब से ही भाजपा और उनके भक्त कांग्रेस की, शिवसेना और एनसीपी की सरकार को गिराने की अटकलें लगाते रहते हैं। उनकी अटकलों में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज़्यादा कुछ नहीं। Well, I will only say one thing. There is already a special marriage act in this country, and anyone wanting to marry outside the confines of his or her own religion can always get married under the special marriage act. But I wish Chief Justice Bobde and the Honorable Supreme Court would also look at whether all the laws that are being brought by BJP governments in the name of love jihad go against the very grain of the Special Marriage Act and the intent of our constitution makers, including Pandit Nehru, Sardar Patel and Baba Saheb Ambedkar, to attack the confines of caste and religion and to ensure that citizens of modern independent India would move forward away from the confines of only religion, only caste, only region and only color. And I think the Honorable Supreme Court must look at whether such laws are really valid on the touchstone of the Constitution. सर, महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी है और सरकार का नेतृत्व भी कर रही है। शिवसेना ने सामना में अनिल देशमुख पे हमला किया और ये भी शिकायत की है कि लफुलुआब ये है कि अपने पद पे अनिल देशमुख को नहीं रहना चाहिए, और जब सरकार पे हमला हो रहा था उद्धव ठाकरे पे, तब जो है कोई भी मंत्री नहीं बोला, सहयोगी मंत्री हो या सरकार का कोई मंत्री। मैंने सामना का इस प्रकार का कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं है। मैं ज़रूर पढ़कर ही इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा और श्री HK पाटिल जो हमारे प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, उनसे अनुरोध करूँगा कि इस बारे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपको स्पष्ट करें। Sir, on the Abhor MLA, the attack taking place under the government rule, especially because Congress was at the helm of affairs then. Even though condemnation has come, it seems that there was lack of police action there on the ground. Let me say that violence is not a solution to any problem. Bharatiya Janata Party is drunk with power, and that's why they have permitted 300 farmers to be sacrificed on the borders of Delhi. But whatever be the provocation, no member of any political party, including the BJP, should be attacked. For Congress party believes violence is not a solution to any problem whatsoever. And as far as law and order is concerned, the state's DGP and the Honorable Chief Minister have already answered. Any further security that would be required would be given. I will also like to add, it is also time for Prime Minister, as also Home Minister and Shri JP Nadda, to introspect as to why India's farmers are so agitated. We reject violence in total. We do not want
anyone to take law into their own hands. And we would appreciate, and we know that government will take action against any lawbreaker. But why is it that there is such rejection of the politics of the Bharatiya Janata Party across the country taking place? They also need to introspect, coming down from their high towers of arrogance on which they are sitting. Thank you.